हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बोरॉन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, बराबर है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी केमिकल रिएक्शंस जो है वाटर के साथ, तुम्हारी हेलोजन्स के साथ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा बात जान लेते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन। तो बेटा जो बोरॉन है हमारे पास मेनली 5 फॉर्म में पाया जाता है। क्या बोरॉन जो हमारे पास वो मेनली 5 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें से तुम्हारी जो 4 फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन इन नेचर, और जो एक है वो तुम्हारे पास बोरॉन का कौन सा फॉर्म होता है, अमोर्फस फॉर्म, ठीक है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, हालांकि इसके ऊपर कभी आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं एंड मेड अप ऑफ B12 यूनिट्स, बोरॉन 12 की यूनिट से मिलकर के बनी होती है जितनी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। देन तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो कैसे कलर की होती हैं, ऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर ब्लैक इन कलर एंड केमिकली इनर्ट। याद करो लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था मैंने कि जो बोरॉन है वो तुम्हारे पास काफी केमिकली इनएक्टिव है, तुम्हारे पास उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म, बराबर है। उसका जो अमोर्फस फॉर्म होता है, जो पाउडर फॉर्म होता है, वो काफी केमिकली एक्टिव होता है, और जो अमोर्फस फॉर्म है वो किस कलर का होता है, ब्राउन इन कलर एंड केमिकली एक्टिव। तो ये तुम्हारे पास बस एक इंफॉर्मेशन के लिए था। अब हम बात करते हैं सीधा कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर याद करो मैंने ओवरव्यू के टाइम बताया था कि हमको मेनली 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोरेक्स के साथ। पहला हमारे पास कंपाउंड है बोरॉन का, कौन सा, बोरेक्स। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। ये क्या है, बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला है, और इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होता है, Na2B4O5.8H2O। ये होता है तुम्हारे पास बोरॉन का एक्चुअल फॉर्मूला। अब देखिए बोरेक्स की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मेन जो बोरेक्स होता है ये तुम्हारा बोरॉन का ओर होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने मेटलर्जी के अंदर भी पढ़ा था, तो हम लोग यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन की बात नहीं करेंगे, ये मेनली तुम्हारे पास बोरॉन का ओर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ध्यान में देने वाली बात क्या है कि जो बोरेक्स है उसके अंदर एक्चुअल के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना प्रेजेंट है, 8H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तुम्हारे पास 8H2O क्या है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना। बोरॉन कितने हैं तुम्हारे पास, बोरॉन, ये बोरॉन, 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 कितने OH हैं, 4 OH हैं इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर। हर एक बोरॉन के साथ एक एक OH, ठीक है। फिर हर बोरॉन के बीच में यहां पर BO, फिर ये BO, फिर BO, फिर B, ये बोरॉन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये बोरॉन। देखो यहाँ पर बोरॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 4 बॉन्ड। तो इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव। तो ये होता है बोरॉन, बोरेक्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इस बोरेक्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए बोरेक्स के बारे में। वो क्या है, चलिए देखिए। जैसे देखिए अब एग्जामिनर को क्या करना है, पूरे साल भर के अंदर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तुमको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बराबर है। तो हमारी किस्मत खराब है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर वाली साइड से मिटा देता हूं, या फिर फटाफट नोट करो।
जल्दी से नोट करो इस चीज को, लिख लिया सबने? देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले यहां पर अगर मैं इस बोरोन को देखूं ध्यान से, तो इस बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अगर मैं इस बोरोन की बात करूं तो इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बराबर है। मतलब बोरेक्स के अंदर 4 बोरोन हैं, उसमें से जो 2 बोरोन हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और जो 2 बोरोन हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। जैसे देखिए तुमको पूछ लिया जाए बेटा BOB लिंकेज बताओ। चलिए एक काम करते हैं, इनको सबको सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो तुम्हारे पास सबसे पहले पूछा जाए, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि 2 बोरोन जो है वो क्या है? आर इन sp2 hybridization। 2 boron are in sp2 hybridization and 2 boron are in sp3 hybridization। बराबर है कि नहीं? ये चीज समझ में आया? अब देखो दूसरा तुमको पूछा जाए BOB लिंकेज, नंबर ऑफ BOB लिंकेज ये कितने हैं? तो देखिए यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। देखो BOB एक है, BOB को पूरे को एक लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है? तो एक लिंकेज ये रहा, एक लिंकेज ये रहा, एक लिंकेज ये और एक लिंकेज ये। टोटल 1 2 3 4। और अगर ध्यान से देखोगे तो 5वां लिंकेज यहां पर है। बराबर है कि नहीं? तो टोटल BOB लिंकेज कितने हैं? 5। कितने हैं बेटा? टोटल BOB लिंकेजेस कितने प्रेजेंट हैं बोरेक्स के अंदर? 5 BOB लिंकेज प्रेजेंट है। इसके अलावा नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बोरॉन ऑक्सीजन BO बॉन्ड्स ये कितने हैं? अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए बोरॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड काउंट कर रहा हूं, इससे पहले वाले में हमने BOB लिंकेज काउंट किया था। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बराबर है कि नहीं? बोलो 10 तो हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं 10 मारते हैं, लेकिन बोरोन और यहां पर ये भी तो लिंकेज है ऑक्सीजन के बीच में। तो फिर 11 12 13 और 14। ठीक है कि नहीं? तो 14 क्या है? बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर? तुम्हारा बोरेक्स के अंदर। तो 14 बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अच्छा इसके अलावा क्या है कि हर एक बोरोन से एक OH डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये भी लिख सकते हो कि 1 OH is directly bonded with बोरोन। बराबर है कि नहीं? हर एक केस में क्या है? हर एक केस में तुम्हारे पास हर एक बोरोन के साथ एक एक OH डायरेक्टली बॉन्डेड है। इसके अलावा तुमको एक और चीज पूछी जा सकती है, क्या है कि यही सारी चीजें तुमको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाएंगी। बराबर है कि नहीं? इनमें से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, तो वो क्या पूछेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको क्या पूछ सकता है वो तो नहीं पता, लेकिन क्या क्या वो क्या पूछेगा ये तो नहीं पता, लेकिन क्या क्या पूछ सकता है ये तो पढ़ सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये कितने हैं? तो देखो यहां पर बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड तो हमने टोटल काउंट किया 14 है। इसके अलावा और भी बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कौन से हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स, बराबर है कि नहीं? तो टोटल बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितने हैं? 14। इसके अलावा 4 बॉन्ड और प्रेजेंट है, वो कौन से? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे? 14 प्लस 4 कितने? 18। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 18। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें बोरेक्स के अंदर यहां पर हमको रिंग्स दिखाई दे रही है, हाँ है ना? यहां पर हमको क्या दिखाई दे रही है? रिंग्स। अगर ये रिंग को ध्यान से देखूं तो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है बोरेक्स के अंदर नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी प्रेजेंट हैं बोरेक्स के अंदर? तो कितनी रिंग प्रेजेंट है? एक रिंग ये रही और दूसरा रिंग ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है बोरेक्स के अंदर? 2, बराबर है। अच्छा, जो रिंग है वो कितने मेंबर्ड रिंग है? ध्यान से देखो, एक कितने मेंबर्ड रिंग है? तो तुम्हारे पास पहला रिंग को अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना? फिर इधर वाले दूसरी वाली रिंग को देखो तो 1 2 3 4 5 और 6। तो तुम्हारे पास ये जो रिंग्स है वो कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट है। कितने मेंबर्ड रिंग्स है बेटा? 6 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी बोरेक्स के बारे में। एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो। और क्या पूछ सकता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर 8H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से बता दिया। एक काम करो, फटाफट यहां तक नोट करो। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो तुम्हारे पास बोरेक्स के बारे में तुमको क्या ध्यान में रखना है कि जो बोरेक्स है वो कैसा होता है? एक व्हाइट पाउडर। बोरेक्स क्या होता है? एक व्हाइट पाउडर होता है। तुमको मेडिकल स्टोर्स की दुकानों पर देखने को मिल जाएगा, वहां पे बड़े आसानी से अवेलेबल होता है। तो बोरेक्स क्या होता है? एक व्हाइट पाउडर होता है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होता है, बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। जबकि जो जो हमारे पास हॉट वाटर होता है उसमें बोरेक्स ज्यादा सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब देखो, H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। H2O में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो तुम्हारे पास लो टेम्परेचर कोल्ड वाटर के अंदर क्या होगा कि तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है, बराबर है कि नहीं? कोल्ड वाटर में क्या होता है? हमको स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। और बोरेक्स क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है, किसमें? वाटर में। जबकि तुम्हारे पास हॉट वाटर के केस में क्या होगा कि तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो थोड़े क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, बराबर है कि नहीं? उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से जो बोरेक्स का सॉल्युबिलिटी होता है वाटर के अंदर वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों? कि कोल्ड वाटर के अंदर रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज डिफिकल्ट, क्या हो गया? इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक देम। उनको तोड़ना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, बराबर है कि नहीं? जबकि तुम्हारे पास जो हॉट वाटर होता है उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये सेकंड ये रीजन भी लिख सकते हो। जबकि हॉट वाटर में क्या होता है? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, तुम्हारे पास कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होने की वजह से जो बोरेक्स का सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये लिख लो, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ H bonds
सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास पहला उसका प्रॉपर्टी। वो क्या है कि जो बोरेक्स होता है वो व्हाइट पाउडर होता है और कोल्ड वाटर में कम सोल्यूबल होता है और हॉट वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, क्या जो बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एल्केलाइन। वो तुम्हारे पास क्या होता है, एल्केलाइन होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। अब ऐसा क्यों, एल्केलाइन क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब हम इसका हाइड्रोलिसिस, एक्वस सॉल्यूशन है तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वीक एसिड, जिसको हम यहाँ पर बोरिक एसिड बोलते हैं H3BO3, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग जो बेस है एल्कली NaOH के अंदर कन्वर्ट होता है। समझे कि नहीं, क्या है रीजन, क्या है तुम्हारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरोन का, बोरेक्स का, वो क्या होता है, एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है तुम्हारे पास रेड लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए लिखना चाहो तो ये एल्केलाइन का मतलब क्या है, रेड जो लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रीजन क्या है तुम्हारे पास, क्योंकि दो चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, एक तो तुम्हारे पास बोरिक एसिड, जो एसिड बन रहा है वो कैसा एसिड बन रहा है, वीक एसिड, और जो बेस बन रहा है वो कैसा बेस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस। तो कितने H2O, 7 H2O मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं H3BO3 प्लस NaOH के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले इसका थोड़ा सा अगर हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक के अंदर ही मैकेनिज्म है कि इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं है, इनऑर्गेनिक में भी बहुत मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितने H2O मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 7 H2O। देखो कैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो, सबसे पहले क्या होता है कि जो तुम्हारे पास Na2B4O7, यही है हमारे पास, ये H2O, कितने H2O, 2 H2O के साथ मिलकर के क्या करता है, सबसे पहले H2B4O7 का फॉर्मेशन करता है, साथ में NaOH, साथ में क्या, NaOH का फॉर्मेशन करता है। अच्छा रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो, अच्छा पहले बैलेंस कर ले, इस रिएक्शन को देखो, थोड़ा बैलेंस करके देखो, 7 H2O यहां पर हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, सोडियम कितने हैं उधर में, 2, इधर में सोडियम 1 है, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर 4, रिएक्शन बैलेंस होगी। थोड़ा थोड़ा रिएक्शन बैलेंस का आदत पड़ा रहना चाहिए, आदत रहना चाहिए, ताकि कभी कभी अगर गलती से पूछ लिया, आजकल क्योंकि थोड़ा वो ट्रेंड बनने लग गया है रिएक्शंस को बैलेंस करके पूछने का, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, Na2B4O7 तुम्हारे पास 2 H2O के साथ मिलकर के यहां पर क्या हुआ, NaOH बना, साथ में H2B4O7, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड, सॉरी टेट्राबोरिक एसिड, क्या टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्राबोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, टेट्राबोरिक एसिड, H3BO3 को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो H2B4O7 बना, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर एलेबोरेट करें तो स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है, B, ये O, फिर ये B, फिर ये O, फिर ये B, फिर ये O, फिर ये B, फिर OH, ये इधर में OH, इस हिसाब से होता है तुम्हारे पास। तो वो पहले जो तुम्हारे पास यहां पर, इससे पहले हमने बोरेक्स की स्ट्रक्चर देखी थी, वहां पर बीओबी लिंकेज कितने थे, 5 बीओबी लिंकेज, अभी भी उतनी ही है, उसमें चेंजेस नहीं आया। ठीक है, देखो अब तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको, हाँ अब देखो इसका फिर आगे फर्दर हमको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या करोगे, बॉन्ड को तोड़ो, एक साइड में अगर H2 तो दूसरी साइड में OH, समझे कि नहीं, यहां पे OH दे दिया, अब इधर में
OH, इधर में H, ठीक है। अब यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ो, अगर मैं इधर में OH दूंगा तो इधर में क्या दूंगा, H। कोई बोलेगा सर आपने इधर में H क्यों नहीं दिया, तो फिर बेटा मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक साइड में OH, ठीक है। फिर यहां पर कितने H2 रिक्वायर्ड हो गए अभी तक, 3। इधर में ये OH, फिर ये H, फिर इधर में H, इधर में OH, ठीक है। कितने H2 रिक्वायर्ड हुए, 1 2 3 4 5, 5 यहां पर, 2 यहां पर, पहले टोटल 7, देखो 7 H2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो क्या बना, मैंने लिखा कि H3BO3 बनता है साथ में NaOH, NaOH तो यहां पर बन गया। ये फिर आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ तो देखो यहां पर B, ये OH, ये OH और ये OH, बराबर है कि नहीं। तो कितने H3BO3 बने, H3BO3 कितने बने, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल 4 H3BO3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो नहीं ध्यान में रखना है क्योंकि किसी भी बुक में दिया नहीं है, ना तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, ना कभी पूछा गया है। तो नहीं ध्यान में रखोगे तब भी ठीक है, लेकिन वैसे मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन के तौर पे, इंफॉर्मेशन के लिए बताया तुम लोगों को। तो बेसिकली होता क्या कि ऑर्थो जो तुम्हारे पास बोरेक्स होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 और साथ में NaOH, इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, जिसमें तुम्हारे पास NaOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, H3BO3 क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो यही चीज सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो बोरेक्स का सॉल्यूशन होता है, बोरेक्स का, वो कैसा होता है, एल्केलाइन इन नेचर होता है। फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी है बोरेक्स का, वो है इसका एक्शन ऑफ हीट, या फिर हम बोले हीटिंग इफेक्ट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स। तो अलग से हमको हीटिंग इफेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेई के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है नीट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो बोरेक्स की बात करें तो जब हम बोरेक्स का जो पाउडर है, बताया मैंने कि तुम्हारे पास ये किस फॉर्म में होता है, इसका जो अमोर्फस फॉर्म होता है, जो पाउडर फॉर्म है, जब बोरेक्स के पाउडर को हम हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया था कि उसके साथ कुछ H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, बराबर है कि नहीं। तो शुरू में क्या होता है, तुम्हारे पास H2O क्या होता है, रिमूव कर जाता है। शुरू में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास H2O प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा क्या करता है, रिमूव करता है। उसकी वजह से तुम्हारे पास, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। उस वाटर के रिमूव होने की वजह से जो बोरेक्स है वो क्या करता है, तुम्हारे पास सबसे पहले स्वेल करता है, फूल जाता है। क्या, देखो वही लिखा है, व्हेन बोरेक्स पाउडर इज हीटेड इट फर्स्ट स्वेल्स, क्या करता है, फूल जाता है। क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर का लॉस होने की वजह से ये क्या करता है, फूल जाता है। बट लेकिन एट 740 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्ट्स इनटू कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड। लेकिन 740 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये तुम्हारे पास कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है तुम्हारे पास सॉल्ट एनालिसिस में, इसी को हम जानते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट से, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस का यहाँ पर हम छोटा सा पार्ट वो भी कवर करेंगे। तो देखो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है बोरेक्स का, जो इनिशियली Na2B4O7 है डॉट जो 10H2O, तो शुरुआत में जब हीट करते हैं तो तुम्हारे पास ये सारा का सारे H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
तो क्या बनता है हमारे पास Na2B4O7 प्लस 10H2O। H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास H2O निकल जाता है, जिसकी वजह से बोरेक्स क्या करता है, फूल जाता है। फिर जब हम इसको बेटा 740 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, टेम्परेचर ध्यान में रखना जरूरी है, कितने टेम्परेचर से अबव 740 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड के अंदर, और तुम्हारे NaBO2 B2O3 में साथ में NaBO2 के अंदर। तो ये जो होता है ये होता है तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। अब कोई बोलेगा बीड क्या होता है, मोती देखे हो, बिल्कुल तो उसी को बोलते हैं। तुम्हारे पास बिल्कुल से ट्रांसपेरेंट मोती की तरह तुमको ऐसा बन जाता है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। NaBO2 का नाम क्या है, याद करो, इसको तो हमने पढ़ा है सोडियम मेटाबोरेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, B2O3 को क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास H3BO3 में से H2O को रिमूव करने पर क्या बनता है, B2O3। वहां से हम जब H2O रिमूव कर देते हैं तब तुम्हारे पास क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, B2O3 बनता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारे पास ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है, इसी को हम लोग जो सॉल्ट्स होते हैं, क्या सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, जो सॉल्ट्स होते हैं, यहां पे भी थोड़ा सा बताऊंगा अभी मैं, जो सॉल्ट्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, किसको, B2O3 को, और उसी को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स क्यों, क्योंकि इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, उसमें बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं, बीच में बीड का फॉर्मेशन होता है, एक मोती टाइप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है, एक काम करो, पहले इसको फटाफट लिखो, उसके बारे में देखते हैं। अब फटाफट लिखे इसके बारे में। Now we have बोरेक्स बीड टेस्ट। तब हम बात करते हैं थोड़ा बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में। तो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, देखो तुम्हारे पास जैसे हमने बताया कि बोरेक्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने हीटिंग इफेक्ट देखा बोरेक्स का, वो क्या था कि जो Na2B4O7.10H2O था, जब हमने उसको हीट किया पहले तो क्या बना, Na2B4O7 बना और साथ में 10H2O, बराबर है। और उसको जब हमने 740 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया तो क्या बना बेटा, B2O3 साथ में NaBO2, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है, इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो कैटायंस होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स के जो कैटायंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस बीड का, बोरेक्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। तो देखो सबसे पहले तो बोरेक्स रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स। तो सबसे पहले ये देखो कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि कॉपर +2 मेटल्स है, निकिल +2 मेटल है, कोबाल्ट +2 है, क्रोमियम +3 है। जो ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके सॉल्ट्स के अंदर, सॉल्ट के अंदर बेटा देखो अभी सॉल्ट एनालिसिस हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सॉल्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, बराबर है कि नहीं। तो जो ट्रांजिशन मेटल के जो कैटायंस होते हैं, जो सॉल्ट में कैटायंस होते हैं, उसमें कौन प्रेजेंट है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल कैटायंस होते हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे अगर हम इसका रिएक्शन कॉपर का सोल्ट है, कॉपर ऑक्साइड CuO क्या है, कॉपर का सोल्ट है, ठीक है, उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, तुम्हारे पास ये उसके साथ मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करता है, क्या CuO.B2O3 का फॉर्मेशन करता है, समझे कि नहीं। और ये जो बना,
ये इसी को, या फिर इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो देखो सिंपल, और क्या लिखते हैं हम इसको, CuBO2 होल ट्वाइस, कॉपर मेटाबोरेट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर मेटाबोरेट। तो क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के साथ अपने मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, अपने मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और वो कैसे बोरेट्स होते हैं, कलर्ड। वो कैसे होते हैं, ये तुम्हारे पास इसका जो कलर है वो कैसा है, जैसे आ रहा है, हाँ। तो जैसे देखिए क्या है कि जो क्या करता है कि जो तुम्हारे पास कॉपर के, जैसे यहां पर सोल्ट है, कॉपर का ऑक्साइड है, वो क्या करते हैं, इस तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के साथ रिएक्शन करके अपने मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे, कलर्ड मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहां पर कॉपर का जो कलर होता है, कॉपर मेटाबोरेट का, वो कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। हालांकि इसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, जहां पे हम अलग अलग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। होता क्या है इसमें, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे तुम्हारे पास जैसे याद करो सॉल्ट एंड ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फ्लेम टेस्ट बताया था। हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट में क्या किया था कि ऐसे एक प्लेटिनम वायर को लेते हैं, आगे एक लूप जैसा क्रिएट करते हैं। फ्लेम टेस्ट में हमने क्या किया था, वहां पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनके अंदर एक प्लेटिनम वायर को लिया, आगे एक जैसे होल जैसे लूप जैसा क्रिएट किया, और उसके ऊपर हमने मेटल को डाल करके बंसन बर्नर की फ्लेम के अंदर उसको हीट किया। और उससे अगर हमको कलर देखने को मिला, अलग अलग टाइप के हमको कलर देखने को मिले थे, उससे हमको आइडेंटिफाई हुआ था कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है, कौन सा मेटल हो सकता है। बराबर है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं शुरुआत में, तो हम लोग प्लेटिनम वायर का हेल्प लेते हैं। प्लेटिनम वायर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसका जो फ्री एंड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लूप की फॉर्म में ऐसे क्रिएट करके, और उसके ऊपर जो तुम्हारे पास जो सोल्ट होता है उसको हम हीट करते हैं बंसन बर्नर की फ्लेम में। समझे कि नहीं। और उसको अच्छा खासा रेड हीट करते हैं। समझे कि नहीं। क्या किया, जैसे हमने मान लीजिए तुम्हारे पास ये बंसन बर्नर है, ठीक है, डायग्राम कुछ गंदा हो गया, ठीक है। मान लीजिए बंसन बर्नर की फ्लेम है, और हमने क्या किया, एक प्लेटिनम वायर को ऐसे लूप जैसा क्रिएट करते हैं, और इसके ऊपर यहां पर क्या करेंगे कि तुम्हारे पास मेट जो, जैसे कि यहां पे तुम्हारे पास जो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है ना, उसको क्या करेंगे, ऐसे रेड हॉट हीट करेंगे। समझे कि नहीं। और उसके बाद उसको हम सीधा क्या करते हैं, ऐसे बोरेक्स इधर में रखा रहता है, क्या, बोरेक्स, और उस बोरेक्स के अंदर सीधा डिप कर देते हैं। क्या करते हैं, ये मान लो यहां पर क्या है, ये टेस्ट है तुम्हारे पास बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या करेंगे, तुम्हारे पास यहां पर हमने सबसे पहले इसको रेड हॉट पे हीट किया बंसन बर्नर की फ्लेम में, और उसको फिर तुरंत क्या कर देंगे, यहां पर बोरेक्स के अंदर डीप कर देंगे। समझ में आ गई तुम्हारे पास। और उससे हमको फिर क्या होता है, कलर देखने को मिलता है। ये जो मेटल है, जैसे हमने मान लीजिए कॉपर के ऑक्साइड को हमने डीप किया, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जो बोरेक्स बीड पहले क्या करेगा, जितना वाटर तुम्हारा रिमूव होगा, रेड हॉट बोला है मैंने, ठीक है, तो B2O3 के साथ करके वो क्या करेगा, बाद में अपना कॉपर मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। कैसा कलर, ब्लू कलर। और उससे हमको एक हिंट मिल सकता है कि यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कैटायन प्रेजेंट है, वो कौन सा कैटायन है, कॉपर है। क्योंकि कॉपर का मेटाबोरेट कैसा है, ब्लू कलर का। ऐसे ही निकिल का अलग, कोबाल्ट का अलग, क्रोमियम का अलग। उसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। बस यहां पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू जान लो कि बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है। समझे कि नहीं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या था कि हमने क्या किया, जो तुम्हारे पास सॉल्ट था उसको रेड हॉट पे हीट किया बंसन बर्नर की फ्लेम में, और फिर उसको हमने डिप कर दिया बोरेक्स के अंदर। तो वो क्या करता है, अपने कलर्ड मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करता है। और किसके लिए हम यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके सॉल्ट्स के अंदर। ये होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। बहुत ज्यादा यूज आने वाला है सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। तो यहां बहुत छोटी छोटी चीजें मैं सॉल्ट एनालिसिस की ब्लॉक्स के अंदर कवर करते जा रहा हूं। अब देखिए यूजेस, बोरेक्स के यूजेस, बोरेक्स बीड के नहीं है, ये बोरेक्स के यूज कर रहे हैं। अब लास्ट तुम्हारे पास है बोरेक्स के बारे में, वो है उसके यूजेस के बारे में। बोरेक्स को हम कहां कहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया,
यूज्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड जो टेस्ट है उसी के अंदर हम किसको यूज करते हैं, बोरेक्स को। तो सबसे पहले तो इसका यही यूज है। देन तुम्हारे पास हम और क्या यूज करते हैं, इन प्योरीफाइंग गोल्ड, गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए भी हम लोग बोरेक्स का यूज करते हैं। देन बेटा हम इसको बोरेक्स को एज ए फ्लेक्स के तौर पे, क्या जो वेल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जो वेल्डिंग मेटल्स होते हैं उनके अंदर हम एज ए फ्लेक्स के तौर पे भी बोरेक्स को यूज करते हैं। ये सारे उसके क्या हैं, यूजेज हैं। देन तुम्हारे पास प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, ग्लास का प्रोडक्शन, जैसे याद करो, देखो यहाँ पे B2O3 ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, तुम्हारे पास जो ग्लास जैसा एक बिल्कुल चमकता हुआ मोती टाइप, समझ में आएगी नहीं। तो उस सब को प्रोडक्शन ऑफ ग्लास के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बोरेक्स को यूज करते हैं। इन वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बोरेक्स को यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बोरेक्स के बारे में, समझेगी नहीं। बोरेक्स के बारे में हमने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने उसके स्ट्रक्चर देखी, बराबर है कि नहीं। स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास जो बोरेक्स होता है उसका सबसे पहले तुमको क्या क्या ध्यान में रखना है बोरेक्स में, ये सुनो ध्यान से। उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर, ये तुमको ध्यान से अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि तुम्हारे पास जो बोरेक्स होता है, क्या जो बोरेक्स होता है उसका जो हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहला वाला जो पॉइंट हमने देखा था कि तुम्हारे पास कोल्ड वाटर में कम सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है। वो नहीं भी ध्यान में रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन नहीं में ध्यान रहे तो भी चलेगा। लेकिन क्या पता होना चाहिए बोरेक्स के बारे में, वो ध्यान से सुनो। बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, समझेगे नहीं। बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 साथ में NaOH, समझे कि नहीं। उसका मैकेनिज्म मैंने बताया था। टोटल कितने H2O मॉलिक्यूल्स लगे, 7 H2O। अगर 2 H2O लगेंगे तो H2B4O7 बनेगा, ठीक है, वो तुमको पता होना चाहिए। देन और हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट। तो बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट क्या, तो सबसे पहले हीट करने पर क्या करता है, H2O को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से बोरेक्स स्वेल करता है, फूलता है। और फिर फर्दर हीट करने पर क्या करता है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड का फॉर्मेशन करता है, और साथ में सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनता है, इसको हम लोग फिर यूज करते हैं किसके लिए, तुम्हारे पास जो सोल्ट, जो ट्रांजिशन मेटल के जो कैटायंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। तो जैसे देखिए B2O3 जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बना, इसका हमने CuO के साथ रिएक्शन करवाया, ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो इनके साथ जब रिएक्शन करवाया उसके सॉल्ट्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, अपने कलर्ड मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, कॉपर मेटाबोरेट, समझे कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने कलर्ड मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है उस चीज के बारे में हमने देख लिया, और उसके यूजेज। बेटा ये थ्योरेटिकल चीज है, इसमें तो कोई ध्यान में, सबसे पहले तो यूज तुम्हारे पास बोरेक्स बीड, देन प्योरीफाइंग गोल्ड, देन एज ए फ्लक्स, देन तुम्हारे पास ग्लास का प्रोडक्शन और वाटर सॉफ्टनिंग। ये सब चीजें तुमको ध्यान में होनी चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में बोरेक्स के अंदर और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो है वो है ऑर्थोबोरिक एसिड।